हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने कुछ नई चीज़ के साथ हूं, यानी कि जो बच्चों ने क्वेश्चंस डाले हुए थे कुछ डाउट के पूछने के लिए। तो बच्चों ने कहा कि सर आंसर तो मैंने उन्हें दे दिए थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो। और तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा। वैसे भी क्वेश्चन जब तक उसका चारों ऑप्शन जब तक आप डिस्कस ना करें तब तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान लेना एक लर्निंग नहीं होती है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन का आपने आंसर जान लिया, लेकिन आपको रीज़न नहीं पता है कि आखिर वो आंसर है क्यों है। आपने आंसर शीट में देखा और लर्न कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मैं आज के आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है बेटा। तो देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं लिख रहा हूँ अभी। आई विल I'll try to be on time. ये ए पार्ट, but don't worry, when I'm late. ठीक, एक पार्ट है, ए सी पार्ट हुआ अपना। इसके बाद नो एरर, ये डी पार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बच्चे ने पूछा हुआ था मुझे, तो मैंने कहा लाओ सर आपको डिटेल में डिस्कस कर देते हैं ऐसे। तो सभी लोग एक बार इसको आंसर मार्क करने की कोशिश करें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में। बिल्कुल बेटा, चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना एक एक शब्द को डिकोड करना स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। चलिए आइए स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो सेंटेंस आपके सामने रीड करता है आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, यानी यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हुआ आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं समय पर आने की कोशिश करूँगा। टू बी फॉर्म का मतलब होता है किसी जगह पर पहुँचना, होना या उपस्थित होना। तो यहाँ तक सेंटेंस का मतलब बेटा क्या निकल कर आया, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, यानी मैं समय से पहुँचने की कोशिश करूँगा। बट अब देखिए ये सेंटेंस यहां तक पूरा हुआ। अब इसे जोड़ने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एक कंजंक्शन। ये जो बट हमारा कंजंक्शन होता है ये कॉन्ट्रास्ट को बताता है कि जब भी किसी बात का अपोजिट मीनिंग हो तो मैं कोशिश तो करूंगा समय पर पहुंचने की। डोंट वरी, एक सेंटेंस हमारा इतना ये हो गया। डोंट वरी यानी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कब नहीं करेंगे, अगर मैं व्हेन आई एम लेट। एक कंजंक्शन, एक सेंटेंस हमारा ये हुआ यहाँ तक का, और इसे जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन ये अपना यूज कर रखा है। तो सेंटेंस में एक तो ये कंजंक्शन हो गया और एक ये कंजंक्शन हो गया। दो हमारे कंजंक्शन है बेटा सेंटेंस के अंदर। ठीक, ये हमने देखा ये सेंटेंस में हम तब यूज करते हैं बट कंजंक्शन को जब सेंटेंस में अपोजिट मीनिंग निकलता है किसी बात का। ठीक है, तो हम बट कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं। ये कंजंक्शन के पॉइंट में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज इंटेलिजेंट, बट ही फेल्ड। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो फेल नहीं होगा, लेकिन वो फेल हो गया तो अपोजिट रिजल्ट आता है। अगर इस क्लॉज का प्रिंसिपल क्लॉज से अगरने वाली क्लॉज में, तो वो हमें फिर बट कंजंक्शन से उन्हें रिलेट करना होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन और आपको कंजंक्शन के पॉइंट में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा ये सारी बातों को। ठीक है, फिलहाल हम सेंटेंस के लिए समझ लेते हैं। अब ये जो हमारा व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन जो होता है बेटा ये होता है कंजंक्शन होता है हमारा टाइम का। ये कंजंक्शन हमारा किसका होता है बेटा, टाइम का। तो व्हेन जो कंजंक्शन होता है ये हमारा टाइम को बताता है कि अगर टाइम की बात की जाती है जब भी, तो हमें कंजंक्शन यूज करना होता है व्हेन। तो देखिए सेंटेंस दोबारा समझना बेटा, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा। बट लेकिन डोंट वरी, तुम चिंता मत करना, आई एम लेट, आई एम लेट, अगर मैं लेट होता हूं तो। अब एक बात बताइए, सेंटेंस में ये जो काम है चिंता करने का काम है, चिंता करने का काम है। ये चिंता की कब जाएगी, अगर कोई भी व्यक्ति लेट होगा तो चिंता की जाएगी। यानी कि इस काम के होने की, ये जो चिंता करने वाला काम है, क्या ये काम पक्का होगा या इस काम के होने की संभावना है। वो काम होगा कब,
तब होगा जब ये काम होता है। तो अगर ये काम नहीं हुआ तो वो काम भी नहीं होगा। यानी शायद कुछ बच्चे जानते होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, या हम कहें प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है हमारी, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो काम होगा तभी तो वो काम होगा, तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो ये कंडीशन होगी ऐसी कि अगर ये होता है तब आपको चिंता करेंगे, अगर कोई लेट ही नहीं होता है तो चिंता भी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का कंजंक्शन जो होता है ना वो व्हेन नहीं इफ होता है, कोई भी कंडीशन बताने के लिए। तो ये जो हमारी कंडीशन बनेगी हमारी कि ये कंडीशन अगर ऐसी होती है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन को बताने के लिए फिर हमें व्हेन नहीं इफ़ यूज़ करना होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ व्हेन को रिमूव करके हमें इफ़ यूज़ करना होगा, ठीक। तो ये आपका इस सेंटेंस का आंसर होगा। एक और सेंटेंस है जो मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसे भी आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसे रेज करता हूँ। होप यू हैव गॉट इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों बच्चे की समझ में नहीं आया ये, मैं बस आपके सामने बता देता हूँ इसे भी। मोर देन वन पर्सन was killed in the accident. More than one person was killed in the accident. तो ये क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। एक बार इस क्वेश्चन में जो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। और इस अंडरलाइन पार्ट के लिए हमारे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है वर किल्ड, बी ऑप्शन है आपका आर किल्ड, सी ऑप्शन है आपका हैव बीन किल्ड, हैव बीन किल्ड, डी ऑप्शन है आपके सामने बेटा नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट यानी कि देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, सेंटेंस करेक्शन जो होता है ना, एरर डिटेक्शन वाला पार्ट और इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। करेक्शन का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई गलती है जो आपको फाइंड आउट करनी है, या सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है। और इम्प्रूवमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उनका मतलब है कि दिया हुआ सेंटेंस करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। इनकरेक्ट है तो उसका कोई करेक्ट पार्ट देखिए, और अगर वो सेंटेंस करेक्ट है तो क्या उस सेंटेंस को लिखने का कोई और भी बेहतर तरीका है जो उन 4 ऑप्शंस में से किसी में एक हो सकता है। अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर है तो देखिएगा। तो फिलहाल ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस को हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या आंसर होना चाहिए। चलो, तो जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ये नहीं देखा होगा, जिन्होंने तो वो एक बार इसका आंसर अपने आप लगाएं, उसके बाद आंसर को देखिएगा। डन। चलो मैं सेंटेंस को आपके सामने समझाना स्टार्ट करता हूं। मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब देखो सेंटेंस को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं 2 ऑप्शंस, एक ऑप्शन जो है ये तो मैं आसानी से हटा सकता हूं। आर किल्ड यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा लिखा हुआ है सेंटेंस का, वो पैसिव वॉइस का है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारे सामने। अगर ये पैसिव वॉइस है तो आर किल्ड तो हमारा ये एक रूटीन एक्ट बन जाएगा, इंडेफिनिट टेंस का बन जाएगा। तो ये ऐसा तो है नहीं है कि हर बार एक्सीडेंट जब भी होता है तब मोर देन वन पर्सन यानी कि मोर देन वन आपके किल्ड होते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पास्ट में हो सकता है ये बिल्कुल, हैव बीन भी हो सकता है, या नो इम्प्रूवमेंट। तो इस सेंटेंस को ध्यान से समझने के लिए पहले एक बात समझ लीजिए आप बेटा, कि कंसेप्ट होता है हमारा, जो कंसेप्ट होता है ना वो ये होता है कि कभी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है बेटा, और उसके बाद में आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी, ठीक। कई बार ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, मोर, उसके बाद आपका नाउन लिखा हो सकता है मोर प्लस प्लूरल नाउन, फिर देन, उसके बाद 1 या 2 भी लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है,
ऐसे कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हो सकती है। दोबारा से समझना, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन लिखा होगा उसके बाद में, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यानी कि इस नाउन को हम क्या करें बेटा, इस नाउन को उठाकर हम ठीक मोर के बाद लिख देते हैं, यानी मोर प्लस प्लूरल नाउन आएगा उसके बाद देन। अब देखो ये देन इसलिए आ रहा है बेटा, ये मोर अपने आप में मैनी मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिलहाल ये मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि नाउन प्लूरल काउंटेबल आएगा इसके साथ। ठीक है, तो मोर प्लस प्लूरल नाउन कोई भी, फिर देन, फिर 1 2 3 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यहाँ लिखी हुई मिलती है आपको, उसके बाद आप हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं इस बात को, मोर बॉयज देन वन हैज या हैव कम। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, एक और देखते हैं, मोर देन वन बॉय हैज या हैव कम। दो सेंटेंस बेटा आपके सामने मैंने लिखे, एक सेंटेंस है हमारा मोर बॉयज देन वन हैज या हैव कम, एक सेंटेंस है बेटा मोर देन वन बॉय हैज या हैव कम। तो अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात को समझने की कोशिश करें, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ जिसमें मोर और मोर के साथ प्लूरल नाउन, यानी कि मोर प्लस प्लूरल नाउन देन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या 1 लिखा हुआ, मैं 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, तो आने वाली वर्ब बेटा हमेशा ही प्लूरल रहती है, ना कि सिंगुलर। बात क्लियर हुई? ऐसे ही सेंटेंस को अगर देखते हैं तो मोर देन लिखा हुआ है, इसके बाद 1 सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हैज होगा, वहां हैव नहीं हो सकता। अब इस बात को इस सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस के अंदर जो पास्ट का टाइम लिखा हुआ है, तो सेंटेंस के अंदर टाइम का कोई एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ नहीं है जहां से मैं पहचान सकूं कि बात पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। और कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड ना लिखे हो, तो फिर सेंटेंस के हम उसी टाइम को सही मानते हैं जिस टाइम में वो लिखा हुआ है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर बेटा हम समझे, तो देखो मोर देन के बाद में हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, सेंटेंस जो रहेगा ना वो नो इंप्रूवमेंट रहेगा, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। तो यही इसका आंसर होगा कि सेंटेंस के अंदर कोई भी करेक्शन यानी नहीं होगा, किसी चीज के किसी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो मैं रेस करता हूं, इस बात को आप नोट कीजिएगा और अगला सेंटेंस देखते हैं फिर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनके ऑप्शंस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्वेश्चन जो भी आपने पढ़ा डिस्कस अगर नहीं किया, तो फिर उसका आंसर जानने से ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चे, देखो वीडियोस को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी आपके नए वीडियोज़ हों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, विल यू काइंडली ओपन द नोट। ठीक, नोट जो होते हैं ना, KNOT, ये गांठ होती है जो बांध देते हैं हम। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर ना जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है बेटा। यहां पर जो हमारा पार्ट दिया हुआ है ना, वो ये अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, तो सेंटेंस में ऑप्शन में आपके सामने रीड करता हूं। एक ऑप्शन आपके सामने बेटा दिया हुआ है ब्रेक, एक ऑप्शन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है लूज, और एक ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है अनटाई, और एक क्वेश्चन आपके सामने जो इसका ऑप्शन है वो है नो इंप्रूवमेंट। ठीक, तो देखो सेंटेंस को अगर रीड करते हैं आप, एक बार इस सेंटेंस को आंसर लगाइए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसे और लिखता हूं आपके सामने। आंसर मार्क कीजिए बेटा इस क्वेश्चन का, मैं अगला क्वेश्चन तब तक आपके सामने समझा लिखता हूं। ये भी एक बच्चे ने पूछा था, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसे। दे हैव प्लेस्ड order, they have placed order for books। ठीक बेटा, ये सी पार्ट हो गया हमारा।
एंड नेक्स्ट इज नो एरर। ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मार्क कीजिए। मैं चलिए, अच्छा एक बात बताओ, आपने वो स्कूल में बचपन में तैयार होते होंगे, जब स्कूल जाते होंगे आप, तो वहां पर आपके सामने मम्मी कहती होंगी वो टाई बांधने के लिए, टाई बांधना। देखो टाई जो वर्ड होता है ना हमारा टाई, ठीक है, तो इस टाई का मतलब ही होता है बांधना, ठीक है। इस टाई वर्ड का मीनिंग होता है बांधना। तो जो हमारी आपकी गांठ होती है ना, गांठ को हम ओपन या लूज नहीं करते हैं। गांठ को जो हम करेंगे ना, अगर उसे बांधने के लिए टाई करते हैं तो उसे खोलना है अगर, तो हम उसे अनटाई करेंगे, ठीक है। उसे ओपन नहीं करेंगे हम, अनटाई किया जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा ना, लूज थोड़ा किसी चीज को ढीला कर देना होता है, और ब्रेक आप जानते हैं तोड़ना होता है। तो ओपन नहीं होगा बेटा, अनटाई होगा। और इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा, ये क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम है। इसे देखिए क्या आंसर होगा। कुछ जगह पर इसका अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, आंसर मार्क करो क्या होगा इसमें। डन। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट करता हूं। जो बच्चे को प्रॉब्लम है ना, वो ये थी, उसमें कई तरीके के डाउट थे, उसके फॉर के बारे में भी था। तो मैं इस सेंटेंस को समझाने से पहले सबसे पहले इसमें एक शब्द जो हमारा लिखा हुआ है ऑर्डर, इस शब्द को आपको समझाता हूं पहले। ये जो शब्द है हमारा दो तरीके से यूज होता है सेंटेंस के अंदर। ऑर्डर सेंटेंस के अंदर किसी में भी नाउन का भी फंक्शन कर सकता है और वर्ब का भी फंक्शन कर सकता है। जब यह नाउन होता है तो ध्यान रखेंगे ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फंक्शन करता है, या ये वर्ब का फंक्शन करता है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है ऑर्डर यानी आदेश किसी का भी। अगर ये वर्ब है तो इसका मीनिंग निकलता है ऑर्डर देना, किसी को भी आदेश देना। वर्ब होने पर एक बात समझने की जरूरत है आपको, कभी भी इसके साथ में आप प्रपोजिशन ऑन का यूज और फॉर का यूज नहीं करेंगे। रीजन इसका ये होता है बेटा, ऑर्डर अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसके बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कोई सी प्रेप की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वहीं पर अगर ये शब्द अपने आप में नाउन का काम करता है, अगर ये नाउन का काम करेगा तो शब्द ऑब्जेक्ट होगा किसी वर्ब का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो फिर अगर ये इस तरह से यूज करना है तो इसके साथ में आप फॉर प्रपोजिशन को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। तो इस हिसाब से अगर सेंटेंस को समझेंगे आप, तो जो बच्चा मुझसे कह रहा था ना कि सर ये फॉर की प्रॉब्लम है, तो बेटा फॉर तो इसमें करेक्ट है, ऐसे करेक्ट है। ये हमारा सेंटेंस में क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और क्या प्लेस किया गया, ऑर्डर प्लेस किया गया, तो ये इस वर्ब का क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, फिलहाल नाउन का। और अगर ये नाउन का काम करता है तो इसके बाद में फॉर हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखो एक बात अगर आप जानते होंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं, कभी भी देखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं बिना डिटर्मिनर्स के नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, दे हैव प्लेस्ड, या तो इस सेंटेंस में आप करिए एन ऑर्डर, या फिर आप सेंटेंस में कर दीजिएगा ऑर्डर्स, या तो इसे प्लूरल बना दो या आर्टिकल लगा दो इसके पहले डिटर्मिनर अपना, दे हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर बुक्स, ठीक। इस दोनों तरीके से करेक्ट हो सकता है, एन ऑर्डर भी कर सकते हैं या इसे हम प्लूरल भी बना सकते हैं ऑर्डर्स करके, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा हमारा, ओके। तो और एक और सेंटेंस को एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ही, ये वर्ब वाला फंक्शन समझा देता हूं एक बार आपको। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक। एक देखते हैं, ही गेव एन ऑर्डर ए कप ऑफ कॉफी, ठीक। ये दो सेंटेंस को और समझो थोड़ा सा। अब पहला सेंटेंस में देखो, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की हमारी क्या है बेटा, वर्ब है। अगर ये वर्ब होता है तो इसका मतलब ऑर्डर देना होता है, इसके साथ में हमें फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। बात समझ में आई यहां तक बेटा? तो हम इसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और देखो किसी भी चीज को ना समझ में आना बहुत जरूरी है, ओके। वीडियो जो भी आप देख रहे हैं बच्चे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं ना उस कमेंट से पॉजिटिविटी आती है। अगर आपके जो भी कमेंट होते हैं फिर उसके थ्रू हम समझ पाते हैं आखिर क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग आपको हम
जो भी कंटेंट है वो दे पाए। ये सब्जेक्ट हुआ इसमें, और ये हमारी क्या हुई बेटा, इसकी वर्ब हो जाएगी। ठीक, ये जो इसकी वर्ब होगी तो ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि गेव अपने आप में ट्रांजिटिव है, बेसिकली डाई ट्रांजिटिव होती है, 2 ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट इसका हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक, तो इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर हमारा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन बन गया, और जब भी ये नाउन होता है ना तो ये फॉर प्रेप को फॉलो करता है, तो आपको फिर यहाँ फॉर प्रपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। तो सेंटेंस आपका होगा ही गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस का। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों के डाउट में थे। कुछ और भी क्वेश्चन है तो उनके लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ एक आध क्वेश्चन के साथ में, जो बच्चों ने पूछे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपको रियली अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।